नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त हर्ष शर्मा और ये खास पेशकश 1.25 लाख में आपका स्वागत है। अब हम लोग बाजार की स्थिति देखते हैं सबसे पहले, क्योंकि देखिए टेंशन जो है वो अब बढ़ती हुई दिख रही है। बाजार जो है वो 25,000 के नज़दीक पहुंचता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे में निवेशकों के मन में सवाल है कि क्या 25,000 का आंकड़ा भी टूटेगा? जो कल जो दबाव यहाँ पे दिख रहा था आखिरी घंटे में, वो क्या और आगे बढ़ता हुआ दिखेगा? ये नतीजों से पहले का जो दबाव है वो है, या फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है? आगे जो है एक तेज़ी बनती दिखेगी कल के बाजार में। हर एक एंगल को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी अगर आप यहाँ पे देखें तो निफ्टी कहाँ पर है सबसे पहले आपको वो बताते हैं। आपको देखिए 25,078 के आंकड़े पर पहुँच गए यहाँ पे, और मैं लगातार सुबह के शो के दौरान भी आपको कहता हूँ कि 25,000 पे मजबूत सपोर्ट देखने को मिल रहा है। ये जो लेवल है ये क्या आज टूटेगा, ये समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात करें तो देखिए जो लॉन्ग स्ट्रीक थी वो ब्रेक हो गई है। यहाँ पर 172 पॉइंट्स का दबाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 56,070 के आंकड़े के आसपास जो है निफ्टी बैंक जो है वो ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा अगर आप मिड कैप की बात करें तो मिड कैप में भी साफ तौर पे दबाव दिख रहा है, हावी होती हुई स्थिति दिख रही है। इसके अलावा अगर आप स्मॉल कैप की बात करें तो स्मॉल कैप में भी वही स्थिति, लगभग करीब 72 पॉइंट्स का दबाव, यानी कि आधे प्रतिशत का दबाव यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ऑटो इंडेक्स की बात कीजिए, यहाँ पे ऑटो इंडेक्स में भी करीब 1% की गिरावट। एफएमसीजी में दबाव यहाँ पर, लेकिन एक निफ्टी आईटी है यहाँ पर जो साफ तौर पे एक अच्छी बढ़त, एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा है। यहाँ पर 1.42%, यानी कि करीब 500 पॉइंट की तेज़ी इसमें देखने को मिल रही है। अब ऐसे में बाजार की अगला रुख क्या होगा, अगला कदम क्या होगा, इस पर बारीकी से विश्लेषण करेंगे, हम लोग समझेंगे, और इसमें हमारी मदद करेंगे डॉक्टर रवि सिंह, दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे एक बार फिर से जोड़ने के लिए। सर धन्यवाद आपका कि आप अपना कीमती समय निकालते हैं हम लोगों के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए। सबसे पहले सर मेरा व्यू आपसे ये है, आपसे जानना चाहता हूँ मैं कि मार्केट्स को लेके सर क्या आपको नज़रिया, क्योंकि कल से 9 तारीख है, कल से तमाम दिग्गज कंपनियों के टीसीएस की शुरुआत हो रही है नतीजों की, और ऐसे में बाजार जो है यहाँ पर साफ तौर पर दबाव दिखा रहा है, लेकिन उसके उलट आईटी जो है इंडेक्स वहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है। देखिए इस समय अगर मैं हर्ष पूरे मार्केट को एनालाइज करने की कोशिश करूं और पूरी चीजों को समझूं, डेटा को एनालिसिस करने की कोशिश करूं, तो आपको एक आंकड़ा यहां पर शेयर करता हूं कि लगभग आज निफ्टी के अगर आप सबका वेटेज कैलकुलेट करें, जो 76% वेटेज सेलिंग में है और ओनली 23 से 24% जो वेटेज है वो बाय साइड पे है। अब बाय साइड पे आपने बिल्कुल क्लियर इंडिकेट किया, दो ही चीजें दिखाई दे रही हैं, आईटी, मेटल और थोड़ा सा टेलीकॉम। ये एक बाय मोमेंटम पे थोड़े से हैं। बाकी चाहे एनर्जी हो, फर्टिलाइजर, बैंक, फार्मा, सर्विस इंडस्ट्री और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ऑटो और सीमेंट सेक्टर है, एफएमसीजी काउंटर है, उनमें भी आज क्रॉस सेलिंग देखने को मिल रही। अब निफ्टी के सपोर्ट लेवल की बात करें तो आपको याद होगा मंडे के प्रोग्राम में विपुल जी थे, तो मैंने थोड़ा सा एक हिंट किया था कि जब तक 25,350 के ऊपर निफ्टी नहीं निकलता है तब तक ऐसा ही जोन रहेगा। लोअर साइड पे 25,050 और 25,000 और 24,950, ये तीन लेवल्स को ध्यान रखिए, और इन्हीं लेवल्स के इर्द गिर्द मार्केट जो है वो सेंटिमेंटल थोड़ा सा घूमता रहेगा। रही बात आपने जो कही, देखिए जिस हिसाब से आज रेलवे में प्रॉफिट बुकिंग है, डिफेंस काउंटर चल नहीं रहे हैं और सीमेंट सेक्टर और ऑटो सेक्टर में प्रॉफिट बुकिंग है, कहीं ना कहीं से मार्केट में थोड़ी ऊपरी लेवल पर एक पैनिक सेलिंग टाइप की देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है कि आज की जो स्ट्रैटेजी है उसमें थोड़ा सा मार्केट को वॉच करना चाहिए, फ्रेश बाय करके नहीं जाना चाहिए। जो बचा हुआ टाइम है उसमें भी थोड़ा सा पोजीशन हल्की करनी चाहिए, क्योंकि कल मार्केट में एक मोमेंटम जो है वो अपसाइड का हो सकता है देखने को मिले, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं होगा। लोअर साइड पे 24,950 पे टेस्ट करने की संभावना बहुत ज्यादा है जी। और यहाँ पर हम लोग अपने तमाम व्यूअर्स को बता दें कि रवि सर से हम लोग ट्रेडिंग कॉल लेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। तो सर जो है अपने पिटारे से सितारे निकालेंगे और निवेशकों के लिए एक बेहतरीन जो है यहाँ पे परफॉर्मेंस जो रिटर्न के लिहाज से हो सकती है वो यहाँ पे संभावनाएं जताएंगे। लेकिन इसके बीच सर मैं देख रहा था यहाँ पे कि अगर ओवरऑल देखा जाए तो कॉल राइटर्स जो हैं करीब 7 करोड़ के आसपास हो गए, और यहाँ पे पुट राइटर्स का जो नंबर है वो 3 करोड़ के आसपास हो गया। मैं स्ट्रेडल पोजीशन के भी हिसाब से अगर देखूं सर यहाँ पर, तो लगातार जो है प्रीमियम जो है वो घटता चला जा रहा है। सुबह हम लोग देख रहे थे
जो अगर बाजार जब खुला था तो करीब करीब कॉल 117 के भाव पर था और पुट 97 के भाव पर। अब इस समय सर सीधा जो है जो पुट है वो 160 के भाव पर आ गई है और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कॉल जो है वो लगातार घटती दिख रही है। कल आखिरी 1 घंटे में भी खेला हुआ था सर। आपको लगता है सर आज 25,000 का आंकड़ा टूट जाएगा और कल जो है वो दबाव दिखेगा या फिर एक वापस जो है संभावना आगे बढ़त के दिख रही है, क्योंकि कॉल राइटर्स जो है वो हावी होते हुए दिख रहे हैं? देखिए, कल का खेला तो एक्सपायरी का खेला था। जी। आज जो है वो एक्सपायरी के बाद 14 अक्टूबर के कॉन्ट्रैक्ट की मैं एक बार को बात करता हूँ। 25,100 का कॉल और पुट का टोटल आप करिएगा तो लगभग आपको 210 रुपए के आसपास मिल रहा होगा, जो कि मुझे लगता है कि अगर 1 बजे के हिसाब से 3:30 और कल मॉर्निंग के सेशन में देखूं तो मैं इन दोनों को यहाँ पे सेल करके चलना चाहूंगा, क्योंकि वॉलेटिलिटी काफी हाई हो चुकी है और जो 210 रुपए है ये घट के 170 रुपए और 160 रुपए तक सेफ बिट दे सकते हैं। स्टॉप लॉस जहां तक बात है तो आप फॉलो करिएगा 220 रुपए का या फिर मैक्सिमम 225 रुपए का, क्योंकि वो निकला तो मार्केट का ट्रेंड बदल जाएगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि ये 110, 111, 12 रुपए अगर मिल जाते हैं तो इसको पकड़ना चाहिए। पकड़ने का मतलब है सेल करके जाना चाहिए। दूसरी तरफ के लेवल्स की बात करते हैं जो आपने, अब देखिए इस समय ओआई को अगर देखते हैं तो 25,200 पे कॉल साइड से सबसे ज्यादा ओआईज बिल्डअप हुए हैं। दूसरी तरफ अगर पुट साइड अगर आप जाते हैं तो आपको सबसे ज्यादा ओआईज कहां देखने को मिल रहे हैं? वो मिल रहे हैं 25,000 के लेवल पे। यानी कि अप साइड पे रेजिस्टेंस हो गया आपका 25,200 का और लोअर साइड पे सपोर्ट हो गया ओआई के डेटा को अगर समझें तो लगभग 25,000 के आसपास का। अब प्रीमियम के कैलकुलेशन पे अगर जाते हैं तो देखिए थोड़ा सा तो यहाँ पर वोलेटिलिटी डाउन होगी और वही इंपैक्ट यहाँ पर मिलेगा। तो मुझे लगता है अगर इस समय ऑप्शन सेलर के हिसाब से देखें और डेल्टा वैल्यू को कैलकुलेट करें तो थोड़ा सा टाइम वैल्यू और ग्रीक उसमें अगर देखते हैं तो ग्रीक में थोड़ा सा वोलेटिलिटी कम होने के चांसेस है, पहला नंबर, यानी वेगा कम होगा। दूसरे की बात करें तो थीटा डीके भी मिलेगा आपको 1-2 दिन का। और तीसरे की बात करें तो क्लियर कट है कि प्रीमियम थोड़े से हाई है तो वॉल यहाँ पर गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऑप्शन ट्रेड कुछ इस तरीके से सजेस्ट कर रहा है। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, शायद हो सकता है बहुत से लोग जल्दबाजी में ना समझ पाए हो। तो 25,000 पुट साइड से ओआई सबसे ज्यादा बिल्डअप हुआ है 25,000 की 14 अक्टूबर की मैं बात कर रहा हूं, यानी एक्सपायरी की बात कर रहा हूं। और हर एक्सपायरी में आपको अलग सिनेरियो देखने को मिलता है। हम यहाँ पर जो प्रेडिक्शन की बात कर रहे हैं ये 14 अक्टूबर की एक्सपायरी की कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं। अब दूसरी साइड पे रेजिस्टेंस कहां पर है? 25,200। वहीं पर सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग भी देखने को मिल रही है। वॉल्यूम भी बहुत तगड़ा देखने को मिला है। लगभग वॉल्यूम के हिसाब से भी देखें तो 217% का वॉल्यूम वहां पर इंक्रीज हुआ है। हालांकि इतना मैटर नहीं करता, लेकिन हाँ रेजिस्टेंस के लेवल से इस बात का ध्यान रखें। तो डेरिवेटिव डेटा क्या कहता है वो आपको अच्छे से बताया गया है। समझ नहीं आता वीडियो को पीछे करिएगा, फिर से पढ़िएगा, फिर से सुनिएगा, फिर से देखिएगा और आपको समझ में आना शुरू हो। बिल्कुल सर, आप दर्शकों का इतना ख्याल रखते हैं कि एक बार तो आपने पूरी जानकारी दी, उसके बाद फिर और आसान भाषा में आपने समझाया है यहाँ पर, क्योंकि कई बार जो होता है इस तरह की चीज़ों को लेकर कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। लेकिन आप जो है हमेशा से सर एक चहेते रहे हैं व्यूअर्स के बीच में, निवेशकों के बीच में, तो ऐसे में सर इसमें आपकी तो जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। सर आपसे मेरा अगला सवाल है, क्योंकि मैं आज आईटी की बात करना चाहता हूँ सर। नतीजे कल हैं सर, आज आईटी में बढ़त है और हम लोग लगातार बात करें एआई की, ओरेकल की, ज़बरदस्त तेज़ी ओरेकल की बात निकल कर आती है कि भाई उन्होंने मौके पर चौका मारा है यहाँ पर। लेकिन हमारी जो आईटी कंपनीज़ हैं यहाँ पर एआई के मामले में पीछे दब गई हैं या फिर पीछे रह गई हैं, क्योंकि वो सर्विस ओरिएंटेड कंपनीज़ हैं यहाँ पर। और यहाँ पर ये भी आया कि इन्फोसिस ने जो बाय बैक किया उस पैसे का इस्तेमाल आप आगे तमाम एक्सपेरिमेंट के तौर पे कर सकते थे, लेकिन आपने जो है वो बाय बैक किया है यहाँ पर। और यहाँ पर डोनाल्ड ट्रम्प की भी बातें हैं, लगातार हम लोग जो इस तरीके से जो पॉलिसी को लेकर वो लगातार नए फैसले ले रहे हैं उसका असर जो है आईटी पे भी साफ तौर पे दिख रहा है। मैं आपसे समझना चाहता हूँ सर कि आईटी पूरे पैक को लेकर, क्योंकि 1 साल हो गया लगभग दबाव दिख रहा है यहाँ पे, नतीजे कल से शुरू हो रहे हैं, इस पूरे नज़रिए को साथ में इसमें एआई को भी जोड़ दिया जाए कि कंपनी हमारी जो है कहाँ स्टैंड कर रही है, तो एक फंडामेंटल पिक्चर आप कैसे देख रहे हैं? देखो हर्ष, आप ना बहुत डिटेल क्वेश्चन आपने पूछा है और मैं इसका आंसर थोड़ा सा जो दर्शक जुड़े हुए रहते हैं उनको भी समझ में आएगा, और जो नहीं जुड़े हुए नए हैं जिनको बड़ा लुभावना लगता है कि आईटी काउंटर लपक नहीं लिया तो अपनी जिंदगी में कुछ मिस कर दिया, उनके लपकने के लिए कुछ है नहीं। मैं आपको बहुत क्लियरली बताता हूँ। फंडामेंटल नंबर्स पे पिछले 2 सालों से मेरी सिर्फ एक ही रिकमेंडेशन रही है कि एनी बाउंस बैक, एनी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, यू जस्ट टेक आउट ऑफ
द आईटी काउंटर, वॉट एवर इज इन्फोसिस, वॉट एवर इज टेक महिंद्रा, एचसीएल, विप्रो। मैं एक आंकड़ा अगर दूं तो अब तक 2 सालों में लगभग 30% से ज्यादा का करेक्शन दिखा चुके हैं। और सबसे बड़ा जो भरोसा था, जो टीसीएस का भरोसा कभी कम नहीं होता था, उस पर भी देखें तो कंटिन्यू सेलिंग आपको 18 से 20% की देखने को मिली। देखो, सच्चाई को जानो, सच्चाई से मुंह मत मोड़ो। खरीद लिया तो प्यार मत करो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपने खरीद के रख लिया तो वो आपको प्रॉफिट ही देता रहेगा। मैंने अब किन सॉफ्टवेयर के स्टॉक्स को फोकस किया है, उस पर जरा फोकस करते हैं। देखिए क्या है, जैसे इन्फोसिस इस समय मैं पहले उस पे आता हूँ। आपने देखा होगा मैंने बीच में आपको सोनाटा सॉफ्टवेयर बाय दिया था, डिक्सन टेक्नोलॉजी दिया था, टेनला प्लेटफॉर्म दिया था, और रेडिंगटन दिया था, बिरला सॉफ्ट भी दिया था, लेकिन चल नहीं पाया, उसमें लॉस आया। तो परसिस्टेंट एक अच्छा था, परसिस्टेंट भी मैंने दिया था करीब 45-4200 के आसपास, और आज 5200-5300 पे खड़ा हुआ है। तो ये थोड़ा कॉन्फिडेंस देते हैं। अब इन्हीं के कंपैरिजन में दिग्गज धोखा दे रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आप अभी भी, जैसे आपने आज, मैं एक एग्जांपल देता हूं कि अभी मैं इन्फोसिस चार्ट देख रहा हूं, 1490 चल रहा है। फंडामेंटल नंबर्स पे ऑब्वियसली कि जब रिजल्ट आएगा थोड़ी कुलबुलाहट होगी, थोड़ा लोअर लेवल बाइंग होगी, थोड़े बल्क सेलर्स जो हैं वो बाहर आएंगे, बल्क बायर भी बाहर आएंगे, किसी को अट्रैक्टिव लगेगा। लेकिन एक रिटेलर इन्वेस्टर के हिसाब से आपको अट्रैक्टिव नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इसके अट्रैक्शन में चमक जरूर है लेकिन पटाखा फिसड्डी है, और यही आपको जो है वो साफ साफ नजर आ रहा है। तो मेरे हिसाब से दिग्गज के बजाय जिन स्टॉक्स की मैंने चर्चा करी, उनमें अगर निवेश की रणनीति बना रहे हैं और नहीं बनाई है तो इन दिग्गज से निकल जाइए। इनमें कुछ होने वाला नहीं है। कितना आ जाएगा? इन्फोसिस बहुत बढ़ेगा, 1580 आ जाएगा। विप्रो बहुत बढ़ेगा, बहुत टांग खींचेगा, बहुत ऊपर नीचे करेगा, तो शायद हो सकता है एक बार को इस मोमेंटम पे, इस टाइप का मोमेंटम आपको दिखाई दे कि लगे कि जैसे काफी हद तक खींच गया, 260 270 आ जाएगा। लेकिन वो उतना रिटर्नेबल नहीं है, क्योंकि आपने बाय तो 400 पे कर रखा है। और टीसीएस की बात करें तो शायद 3200 के आसपास आ जाएगा, लेकिन उस पर खुशी होने की जरूरत नहीं है। तो बेटर है आईटी काउंटर पे सोच समझ के फंड को अपने निवेश करें और दूसरे स्ट्रक्चर्स की तरफ फोकस करें। दूसरी बात, फंडामेंटल पॉइंट पे आते हैं। देखिए, क्लियर कट है कि जितने भी स्टेटमेंट उठा के देखिए, जितने भी ले ऑफ उठा के देखिए, कंपनियों की दुर्दशा, हालत उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी पिक्चर पेश की जा रही है। ट्रंप का बम जो है वो कुछ ज्यादा ही अग्रेसिव आईटी काउंटर पर टूटने के संभावना यहां पर दिखा रहा है। वहां पे भी कंपनियों को काम नहीं मिल रहा, यहां पे भी कंपनियों को काम नहीं मिल रहा, कहीं ना कहीं से दुविधा में दोनों। और देखिए, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। दुविधा, दुख तक कोई भी दुशासन घूम रहा हो तो बेटर है अपने पैसे को अपनी जेब में रखिए। कोई जरूरत नहीं है स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करने की। इस सेक्टर से थोड़ी दूरी बनाकर रखिए। पोजीशन है तो थोड़ा बहुत मजा लीजिए, लेकिन बहुत अग्रेशन में कूद कर नहीं जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए सर। बहुत अच्छे से आपने विस्तार दे दिया, जानकारी दे दी यहाँ पे कि आईटी को लेकर क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। क्योंकि ये जो शो है हमारे व्यूअर्स के, हम लोग सवाल भी लेते हैं, तो एक सवाल से सृजुल जी का ले लेते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ऊपर इन्होंने 71 के भाव पे खरीदारी करी है, 315 शेयर्स खरीदे हैं, लॉन्ग टर्म नजरिए जानना चाहते हैं। सर मैं कल परसों ही देख रहा था, जो वैद्यनाथन जी हैं बैंक के सीईओ हैं, उनका मैं पढ़ रहा था उनके बारे में, तो उन्होंने कहा कि जो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी है सही मायनों में वो 2027 के आसपास आती हुई दिखेगी यहाँ पर, और जो क्रेडिट ग्रोथ है वो 2026 के आखिरी तक ये कह रहे हैं कि 10% तक बढ़ता हुआ दिखेगा यहाँ पर। और कंजम्पशन को लेकर कह रहे हैं कि जिस तरीके से सरकार ने जीएसटी के फैसले लिए हैं उसका फ़ायदा होता हुआ दिख सकता है। आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर सर क्या मानना है आपका, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स की, निवेशकों की पोजीशन इस बैंक में है? देखिए, मैं आपको बताऊं, एक टाइम पर आईडीएफसी बैंक मेरा बहुत फेवरेट होता था, और मैं इसका इन्वेस्टमेंट 2 जगह पे मैंने काफी करा। एक 70 के भाव पर, दूसरा 62 के भाव पर। लेकिन कहीं ना कहीं से मैंने फिर धीरे धीरे इसमें पोजीशन थोड़ी हल्की करनी शुरू करवा दी। मतलब रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो थोड़ा फेल होता हुआ नजर आया, लेकिन मैं एक चीज पे कायम हूं, इसके फंडामेंटल नंबर्स अच्छे हैं, बैंक अच्छा है, बहुत अग्रेसिव बिहेव कर रहा है। लेकिन पता नहीं क्यों, शायद वास्तव ठीक नहीं चल रहा है, या फिर ये कहें कि इसके चार्ट पे चमक वो नहीं नजर आती। बुल रन दिखाई देता है लेकिन वो बुल सस्टेन नहीं कर पाता। तो करना क्या चाहिए? बिल्कुल सही सवाल है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मैं थोड़ा इस पे भरोसा ज्यादा करूंगा, अभी चलने दूंगा। 78 और 80 रुपीज के आसपास तक के आंकड़े छू सकता है। मार्केट और जगह पे काफी परेशान कर रहा है, दुखी कर रहा है, उतने अच्छे रिटर्न्स नहीं है। 68 एक ऐसा भाव है जिसपे अगर जब भी मौका मिलेगा थोड़ा निवेश करने की राय रखूंगा। तो बहुत क्लियर कट मेरा इंडिकेशन है कि अभी फिलहाल पोजीशन को होल्ड।
पोजीशन को होल्ड की जाए। सर आपके हिसाब से कौन सा सेक्टर जो है आपको पसंद आ रहा है इस समय, जो आपको लगता है कि बाजार में निवेशकों को यहाँ ध्यान देना चाहिए, केंद्रित करना चाहिए, जो बेहतर रिटर्न या फिर कहें कि एक अच्छा पैसा निवेशकों को बनाकर दे सकता हो? सॉरी, देखिए हर्षित, मैं इस समय सेक्टर से ज्यादा, मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक स्पेसिफिक मूव पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जी। कंपनी बहुत सी अच्छी हैं, लेकिन वो सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा है। एग्जांपल के लिए बैंकिंग काउंटर पे हर एक परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही। हम्म। रिसेंट डेज पे लार्ज कैप से अगर देखें तो एचडीएफसी बैंक मुझे काफी अट्रैक्टिव लगा है। हम्म। दूसरी तरफ अगर छोटे बैंक की तरफ जाते हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने मूव देना शुरू कर दिया। हम्म। 245 का पाप धुला और 270 तक आया, तो कहीं ना कहीं से खुशी नजर आई। पावर सेक्टर की तरफ अगर जाता हूं तो उस पे भी काफी हद तक जो है वो छोटे मंझोले जो पावर के स्टॉक्स थे उनमें एक अच्छा मूव आया। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, सेक्टर स्पेसिफिक में अगर जाते हैं, देखिए कंजप्शन थ्योरी जरूर रहेगी, लेकिन सॉरी, क्या राइट लेवल है बाय के लिए, उस पे देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मैं अगर एफएमसीजी की तरफ देखता हूं, मुझे अच्छा जरूर लगता है, लेकिन मेरे लेवल्स सूट नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ है बैंकिंग काउंटर, मुझे अच्छा जरूर लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं से थोड़े लेवल्स सूट नहीं कर रहे हैं। तो पॉइंट क्या है कि आप प्रैक्टिकल इन्वेस्टर बनिए, मार्केट के मोमेंटम को समझिए। किसी सेक्टर लॉन्ग टर्म अगर गोल है तो मुझे ऐसा लगता है कि पावर, एनर्जी, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और बैंकिंग, इनको पकड़ कर रखना चाहिए। दूरी जो बनानी है वो सिंपल एक या दो ही सेक्टर है। पहला क्लियर कट है कि रियल एस्टेट से तो आंख बंद कर लीजिए, नहीं बंद किया तो बंद हो जाएगी, टेंशन मत लीजिए। दूसरी तरफ है आईटी काउंटर, जिसमें स्पेसिफिक मैंने स्टॉक्स बताए हैं जो कि वही दिग्गज है, वही लीडर है, वही चीजें हैं। तो मुझे लगता है वहां पर, और आपको याद हो हर्ष जी, आप तो उस समय आईपीओ का शो करते हैं, तो उस पूरे प्रोग्राम में अगर देखेंगे तो मैं हमेशा पिछले लगभग 6 महीने से मैं रियल एस्टेट काउंटर से दूरी बनाने की राय दे रहा हूं। बाकी आपकी चॉइस है। बिल्कुल सर, दूर हो जाए। आप समय पे अलर्ट कर देते हैं, ये बात बिल्कुल दुरुस्त बात है। और लगातार आपके साथ जब भी शो किए आपने यहाँ पे बताया था रियल एस्टेट को लेकर कि भाई अभी आप थोड़ा सा यहाँ पे दूरी बना के देखिए। और आप अगर गिरने वाले काउंटर्स की बात करें, अगर ईयर टू डेट भी देखें तो आपको दिखेगा कि रियल एस्टेट सेक्टर्स में किस तरीके का दबाव देखने को मिला है। एक व्यूअर है, और सर आप आएँ और फिर गेल पर बात ना हो तो फिर पूरा शो अधूरा है सर। हमारे एक व्यूअर हैं गौरव त्यागी जी, वो कह रहे हैं गेल इंडिया के ऊपर जो है इन्होंने खरीदारी करी है 188 के भाव पर, 500 शेयर्स ले रखे हैं इन्होंने। तो एक सवाल तो ये, पहले मैं इस पे बात करता हूँ सर आपसे। पेट्रोकेमिकल जो इनका बिजनेस है सर, पिछले 3 साल से मैं देख रहा हूँ इसको कि उसमें थोड़ा स्ट्रगल देखने को मिल रहा है सर। यहाँ पर एक अच्छी खबर भी निकल के आई, जो रेगुलेटरी बोर्ड है, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड, उसने कई तरीके के टैरिफ को रिवाइज करता हुआ देखा, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट था गेल के लिए। लेकिन सर फिर भी बढ़त नहीं बन रही है यहाँ पे, वो जो दबाव है वो दिख रहा है यहाँ पर। आपके हिसाब से क्या सलाह रहेगी? देखिए हर्षी, आप उसकी उम्मीद रख रहे हैं जो मैं थोड़ा अवॉइड रखता हूं। मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर मान लीजिए मैं हर्ष ये कहूं कि आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है जी। लेकिन उतना ग्रो क्यों नहीं कर रहा है, तो उसका एक बहुत बड़ा रीजन होगा कि आपका ग्रो करने के साथ साथ आप ना एक्सपेंस बहुत ज्यादा कर रहे हैं जी। और जब एक्सपेंस कर रहे होते हैं तो को कहते हैं हम सीड समझ रहे हैं ना, बुआई के जी बीज। बिल्कुल सर। और वो जब पौधा बड़ा हो जाता है ना, तो उसके बाद क्या होता है, वो फसल तैयार होती है ना, तो मस्त काटने में बहुत मजा आता है। अब जब गेल की बात करें, पहली बात, कंपनी कैश रिच है, साफ साफ बैलेंस शीट उठा के देखिए। मैंने इसको एसआईपी पे रिकमेंड कर रखा है और ये कह रखा है कि जब भी डिविडेंड मिले तो मजा लेते रहो, जब डिप मिले तो खरीदते रहो। हाँ, ये जरूर है कि 192, 200, 220 के भाव आते हैं तो प्रॉफिट बुक भी करते रहो, बहुत हो तो 185 तक भी बुक कर सकते हो। तो चिंता नहीं है किसी को और नुकसान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? एक आपको मैं थोड़ी सी एक न्यूज देने की कोशिश करता हूं। आपको पता है कि जो इंडियन ऑयल और जो अदर पंप्स हैं, वो सबको, हमारे गडकरी साहब ने एक बड़ा सपना दिखाया कि सबको ग्रीन उससे कनेक्ट किया जाए, यानी ग्रीन हाईवे कनेक्ट किया जाए। इसका मतलब है कि सब पे आपने देखा होगा, जितने भी आप हाईवे पे निकलिए, आपको इंडियन ऑयल या ये सारे पे दो चीजें साफ दिख रही होंगी इनके पंप्स पे, कि पाइपलाइन पड़ रही है और सब पे गैस के कनेक्शन, यानी गैस सीएनजी जो है वो स्टार्ट हो रही है, राइट? अब इन्होंने क्या किया, अब सीएनजी की सप्लाई कैसे होगी?
उस पे देखते हैं तो करीब 1000 किलोमीटर, 1100 किलोमीटर की पाइपलाइन डाल चुके हैं और पाइप की काम चल रहा है। मैं उस पे नहीं जाता हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा आ, जो है वो शायद इंटरनल न्यूज के तरीके से चला जाएगा, लेकिन बिल्कुल सर, मैं समझ गया आप जी कहना चाह रहे हैं सर जी। तो पॉइंट ये है कि अभी तो सीड डाले जा रहे हैं हम्म। और रेंट कहाँ मिलेगा? तो रेंट की इनकम गेल की हमेशा रहेगी। तो इस स्टॉक पे निवेश करने का डिसीजन गलत नहीं हो सकता, थोड़ा ऊपर नीचे जरूर हो सकता है। इसीलिए मैंने आपको याद हो, मैं इसको पिछले 1.5-2 सालों से सिर्फ एसआईपी की रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। करते चलिए, बढ़ाते चलिए, बढ़ते चलिए। इतना बढ़िया इन्वेस्टमेंट मिल रहा हो कंपनी में तो छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन बार बार सवाल पूछने से कुछ बदलने वाला नहीं है। लॉन्ग टर्म का मतलब है 5 साल बाद बात करेंगे, शायद डबल। जी, तो सर ने साफ तौर पे सर की सलाह है कि यहाँ पर आप स्टैगर मैनर में यहाँ पे चाहे एसआईपी कीजिए तो निवेश इस स्टॉक में करते रहिए। एक सवाल सर इनका यहाँ पर एसजेवीएन के ऊपर भी है सर, तो ये भी सर डिविडेंड स्टॉक है, अभी पीछे ही कुछ समय पहले डिविडेंड देते हुए दिखा है और निवेशक जो है इसमें भी यहाँ पर जानना चाह रहे हैं कि इसमें तेज़ी कब आएगी। सर आपकी मुस्कुराहट कुछ कह रही है। मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि हर्ष जी क्या होता है, अगर सपोज करिए 90 रुपीज पे किसी को शेयर खरीदवा दीजिए, हाँ अगर 10 रुपए डिविडेंड दे दो तो क्या होता है, जो 10 रुपए तो मिल हाँ। गए, स्टॉक 80 रुपए आ जाता है। तो क्लाइंट ना, या जो आपके दर्शक है, वो समझ कहने लगते हैं सर 90 पे खरीदा था, 80 रुपए आ गया, 10 रुपए का नुकसान हो रहा है, और डिविडेंड का माल अंदर कर लेते हैं। तो उसको लॉस नहीं कहते मेरे भाई, वो धीरे धीरे वापस रिकवर हो जाएगा। और लॉस नहीं, आपको डिविडेंड तो आ ही गया, तो 10 रुपए तो मिल गए, तो आपकी बाइंग प्राइस भी नीचे आ जाती है। लेकिन ठीक है, हम भी ये कहेंगे कि हम भी वो बनियागिरी कर लेते हैं, थोड़ा मुनाफा अंदर, मोटा भाई अंदर, बाकी सेठ चाहे जो भी हो, अपने को नुकसान ही दिखाना, कोई बात नहीं है। तो इसीलिए थोड़ी सी हंसी आ गई थी। लेकिन ये स्टॉक देखिए थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा, 85 तक आ सकता है, पर मेरे हिसाब से 85 के आसपास आता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। उसके लिए फॉलो करते रहिए शो को। ठीक है, फॉलो करते रहेंगे सर। इसके अलावा सर एक यहाँ पर अमरेंद्र चौहान जी का भी सवाल ले लेते हैं। ये कह रहे हैं कि सर मेरे पास अमल लिमिटेड है और इनकी जो क्वांटिटी है वो 80 है, 924 के भाव पर है, क्या इसमें प्रॉफिट बुक करें या होल्ड करें? सर केमिकल स्टॉक है अमल, और अगर मैं इसके भाव को एक बार चेक कर लेता हूँ, ये करीब करीब 975 के आसपास ट्रेड कर रहा है सर अभी, और इन्होंने 924 के भाव पर लिया है। देखिए केमिकल स्टॉक्स की तरफ अगर देखता हूँ और खासतौर से इसका चार्ट देखता हूँ, तो मुझे लगता है ठीक है, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। और शायद प्रॉफिट बुक करना ज्यादा अच्छा है, एक बार को प्रॉफिट बुक कर दूं। ठीक है, प्रॉफिट बुक करना ठीक रहेगा। सर कोई ट्रेड आप देना चाहें रॉकेट वाली सर हमारे दर्शकों के लिए? देखिए एक दो ट्रेड तो निकल कर आए हैं ऐसे मार्केट पे भी, लेकिन ये है कि जब तक हम लोग ये बात कर रहे थे तब तक ना वो थोड़ा रॉकेट और भाग गया। अच्छा। और लेकिन फिर भी कहूंगा कि इसको बीटीएसटी के हिसाब से ट्रेड करके जाइए। मुझे लगता है अभी कल भी दम खम रहेगा। ग्रेफाइट, एक बार को बाबू राम जी तो आज सुबह 8:30 बजे ही जग गए थे और उन्होंने पहले ही मॉर्निंग में ही जूम लिंक भेज दिया। मैंने कहा भाई शो तो 1 बजे तो बाबू राम जी जगो और ग्रेफाइट का चार्ट सामने लेकर आओ। बिल्कुल जी, बाबूलाल जी जो है एकदम अलर्ट मोड पे रहते हैं सर, एकदम सुबह से। वो एकदम, अब उनका नाम तो मैं बाबू राम जी से कहीं बाबू भैया करने वाला हूँ। बाबू भैया का कैरेक्टर भी याद आता है, और वो जिस हिसाब से जल्दबाजी में रहते हैं, ये देखिए लेकर आ गए। 619 रुपए चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा बिड नीचे की डाल के रखिए, 615, 618, 610 के आसपास की बिड डाल के रखिए, आता रहेगा तो ले लीजिएगा। 632 रुपए तक अभी ये जा सकता है। लेकिन अगर नहीं मिलता है तो इसका एक और दूसरा एक स्टॉक और अच्छा लग रहा है, वो भी नोट कर लीजिए, वो है करूर वैश्य बैंक। अभी आपने बात ही की थी ना बैंक की, कौन सा बैंक लिया जाए, तो करूर वैश्य यहाँ पे अच्छा लग रहा है। 225 रुपए पे करंट मार्केट प्राइस है, बाय किया जा सकता है। टारगेट की बात करें तो ये भी 235 रुपए तक जा सकता है। स्टॉप लॉस यहाँ पे 221 रुपए का बनता है, और ग्रेफाइट में स्टॉप लॉस की बात करें तो 600 रुपए का बनता है, और टारगेट 632 रुपए का बनता है। थोड़ा क्षमा चाहूंगा बिकॉज थोड़ी सी तबियत हल्की फुल्की नासाज है, इस वजह से ऐसा हो रहा है, मौसम बदल रहा है। बट एनीवे आप लोग ट्रेड पे ध्यान दीजिए, और मुझे लगता है ये 2 स्टॉक्स को बास्केट में इंट्रोड्यूस करिए।
बिल्कुल सर, हम लोग चाहेंगे गूगल के, हम लोग करेंगे कि आपकी स्पीडी रिकवरी हो, जल्दी से आप दुरुस्त हो, क्योंकि आप जो हम लोग चाहते हैं कि पूरे एनर्जी के साथ, हालांकि एनर्जी में तो आपकी कोई कमी रहती नहीं, चाहे जितनी भी तबीयत ख़राब हो, लगातार इतने सालों से मैं आपके साथ सर शो किए हैं, पूरे एनर्जी के साथ रहते हैं, लेकिन जल्दी से आप हो दुरुस्त, हम लोग यही कामना करते हैं। तो यहाँ पे ग्रेफाइट इंडिया हो गया सर, एक तो आपने बताया यहाँ पे कि 610 का स्टॉप लॉस लगाया जाए और 632 तक के लेवल्स जो हैं वो जाते हुए देख सकते हैं भी 617 के भाव पर। दूसरा आपने बताया पे करूर वैश्य बैंक, जो कि आपने जो इसके टारगेट्स यहाँ पर दिए हैं वो 235 के भाव के दिए हैं, यहाँ पर स्टॉप लॉस 221 का 225 के भाव पर। ठीक है सर। अच्छा सर, इसी से जुड़ा मैं एक सवाल भी आपसे पूछता हूँ, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पर जिस तरीके से आरबीआई ने लगातार जो है नए नियम लिए, बदला यहाँ पर चीज़ों को, यहाँ पर कॉर्पोरेट से लेकर आईपीओ में जो भी इन्वेस्टिंग को लेकर नियम को आसान किया, उसके बाद यहाँ पर हमने देखा कि जो रेपो रेट है पीछे हमने देखा कि कटौती देखने को मिली, हालांकि अभी तो बरकरार रखा है। यहाँ पे जो लगातार जो तेज़ी से बदलाव हो रहे हैं सर, एनबीएफसी सेक्टर को आप कैसे देख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि आप बेहतर बताएंगे कि एनबीएफसी में आपको लग रहा है कि आने वाले दिनों में एक अच्छी रैली बनती हुई दिख सकती है, और खासकर स्पेसिफिक अगर स्टॉक पे आप आना चाहें तो। बिल्कुल सही कहा आपने। इनफैक्ट मैं एक स्टॉक, दो स्टॉक मैंने एनबीएफसी पे बाय दिए थे, मैं उनकी रिकमेंडेशन को भी याद दिलाऊंगा। जी और देखिए, इस समय बैंकिंग जिस हिसाब से मोड पे खड़ा हुआ है, और आरबीआई के डिसीजंस की जहां तक बात करें, तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि जो बिजनेस की इस समय हालात चल रहे हैं उसमें एनबीएफसी का बहुत बड़ा रोल है। और एक स्टॉक मैंने आपके यहाँ पे रिकमेंड किया था, और वो भी शुभम जी एक 1:30 बजे का प्रोग्राम लेकर आते थे। मैं जी सॉरी थोड़ा कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। वाह क्या कुछ ऐसा आपका वो 1:30 बजे जरूर का, कोई बात है सर, जरूर कोई बात है सर। जी सॉरी सॉरी सॉरी, जी जरूर कोई बात है। उस पे एक स्टॉक हमने रिकमेंड किया था, वो था 165 पे यूग्रो कैपिटल। जी बाबूराम जी जगिए, बाबू भैया हमारे। तो यूग्रो कैपिटल को एक बार को अगर आप स्क्रीन पे देखें तो आज कहाँ खड़े हैं? जी आज हम देखें तो हम लोग को अच्छा खासा, ये देखिए 187 188 चल रहा है, और 90 का हाई है। रिकमेंडेशन 165 पे थी। कितने परसेंट का रिटर्न? सिर्फ 1 महीना भी नहीं लगा। तो आपको ऐसे रिटर्न तो कहीं नहीं मिले आपको, ना तो किसी बैंक के एफडी पे मिल रहे हैं, ना किसी स्टॉक को ऐसे सेफ्टी से खरीदने पे मिल रहा है, और बड़ा अग्रेसिव जरूर कोई बात है में हमने कानों में डाला था। तो मेरे हिसाब से इस टाइप के स्टॉक की बात करें तो कई स्टॉक्स चले एनबीएफसी में। एक चोला फाइनेंस है, वो भी अच्छा लग रहा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि एनबीएफसी काउंटर को भी थोड़ा यहाँ पर होल्ड करके रखना चाहिए। और चूंकि यूग्रो की कैपिटल की हम लोगों ने रिकमेंडेशन दी थी, इसीलिए मैंने जैसे इसको रिमाइंड कराने की कोशिश करी कि टारगेट से ऊपर भी निकला और 190 का भाव भी मारा। तो यहां पर थोड़ा सा फोकस करें। और अभी के हिसाब से एनबीएफसी काउंटर पे अगर देखते हैं तो मुझे ये स्टॉक और साथ ही चोला फाइनेंस, वो दोनों ही यहां पर अच्छे लग रहे हैं। मुझे लगता है कि इनमें अच्छा खासा दमखम है, तो इन स्टॉक्स पे फोकस कर सकते हैं। ठीक है सर। इसके अलावा जो हैं हमारे एक व्यूअर हैं रमेश चौहान जी, कह रहे हैं डॉक्टर रवि सर को हम सबको बड़े दिन से बेसब्री से इंतज़ार था और अब पूरा हो गया है कि वो आ गए हैं। थैंक यू सो मच रवि सर। तो सर आपके जो है फैंस आपका इंतज़ार करते रहते हैं और आप एक लंबे समय के बाद आए हैं, तो सर बहुत बहुत सब व्यूअर्स की तरफ से भी स्वागत है और हमारी तरफ से तो स्वागत है ही है। एक व्यूअर का सर सवाल जो था वो एक्जिगो के ऊपर था यहाँ पर, और एक्जिगो को हम लोग देख रहे हैं लगातार जो है पीछे तेज़ी देखने को मिली, और एक खबर भी निकल के आ रही है जिसको हम लोग पेरेंट कंपनी के नाम से जानते हैं, ले ट्रिब्यूनल टेक्नोलॉजी के नाम से है ये कंपनी। 16% की हिस्सेदारी जो है वो खरीदने की बात चर्चा चल रही है यहाँ पे। अब आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं और क्या करने की सलाह रहेगी आगे? आपको लग रहा है तेजी, क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स को सुनते हैं इसको लेके सर जो व्यू है, नज़रिया जो है वो पॉजिटिव दिखता है। देखिए, जो जिस हिसाब से कंपनी यहाँ पर फंडामेंटल पॉइंट पे एक्टिविटी कर रही है और जिस हिसाब से मोमेंटम आ रहा है, उसको अगर वॉच करते हैं और हर चीज समझने की कोशिश करते हैं, तो क्लियर कट है कि इस स्टॉक को अगर आपने बाय किया तो होल्ड करना चाहिए, पहला। दूसरा, अगर बाय नहीं किया है तो 20-30% पोजीशन ले सकते हैं, क्योंकि यहां से एक अपवर्ड मोमेंटम बन सकता है। 7-8% तो मिनिमम और 10% के आसपास का अपवर्ड मोमेंटम दिख सकता है। तो मुझे लगता है कि ट्रेंड को फ्रेंड बनाएं और ट्रेंड के साथ चलें। जो चल रहा है उसको पकड़ लेते हैं। अगर नहीं चलेगा, कुछ न्यूज इधर उधर की होगी या कुछ रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे हिले डुलेगा, तो फिर दूसरे पे स्विच कर जाएंगे। लेकिन अभी चल रहा है तो चल देंगे। ठीक है सर। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे ढेरों सवाल आ रहे हैं यहाँ पर।
यहाँ पे मनी देव जी कह रहे हैं कि रवि सर आपको देखकर बहुत खुशी हुई, बहुत टाइम बाद आपको देखने को मिला यहाँ पे, और आप तो बोनस से अलविदा, ऐसा लगा कि अलविदा हो गया, लेकिन ऐसा नहीं था। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और सर आस्क ऑटोमोटिव एक स्टॉक मेरे पे भी सर बहुत समय से रडार पे रहता ही है, आस्क ऑटोमोटिव, और मैं काफ़ी समय से इसको ट्रैक कर रहा हूँ। स्टॉक फंडामेंटली सर बहुत बेहतरीन स्टॉक दिखता है। आप इस पर सजेशन रोशनी डालिए, क्योंकि मैं तो फैक्ट्री विजिट भी होके आया तो बहुत सारी चीज़ें देखी मैंने। आप कैसे देख रहे हैं इसको? 570 के भाव पे इन्होंने खरीदारी करी है, 100 शेयर है। तो फैक्ट्री में आपने क्या देखा हर्षी? अगर आप गए थे विजिट करने के लिए तो आपको क्या समझ में आया कुछ? सर वो मैं आपको पर्सनली फ़ोन करके बताऊंगा। आपका क्या व्यू है सर? देखिए, अगर मैं पूरे स्टॉक को एनालाइज करने की कोशिश करूं तो मुझे थोड़ा सा डाउनवर्ड चैनल दिखाई देता है, और जी। कहीं ना कहीं से ये स्टॉक अभी 500 के पास चल रहा है, गिरते हुए 450 से नीचे के भाव दिखा सकता है। तो देखो, मुझे ऐसा लगता है कि शायद यहां से निकल कर, ऐसा नहीं है कि मैं ये कहूंगा कि कोई ऑप्शन नहीं है, जेके टायर पकड़ लो, 380 चल रहा है, सस्ता मिल रहा है, वो 500 है, 380 शेयर भी थोड़े ज्यादा आ जाएंगे, और इसका दमखम है कि ये 450 छू जाएगा, तो जो चल रहा है उसको ले लेते हैं। बाकी अभी यहाँ पर कोई खास व्यू बन नहीं रहा, थोड़ा ट्रेंड डाउन है, तो थोड़ा सा अवॉइड रखते हैं। और अगर पार्ट्स में ही जाना है तो देखते हैं कुछ और पार्ट्स की कंपनी, थोड़ा फोकस रख लीजिए, अपनी स्क्रीन पे लगाना चाहते हैं तो लगा लीजिए। एक आपका एनआरबी बेरिंग है, एक शिवम ऑटो है, उसको लगा लीजिए, एक टेली ब्रो ऑटो है, उसको लगा लीजिए। मैं स्क्रीन पे लगाने की बात कर रहा हूँ, खरीदने की लगा वो, कर रख लीजिए। वही अगला सवाल है सर, वही मैं पूछना चाहता था आपसे, लगा के रखना है या खरीदारी करनी है उसके बाद इसको लगा के चेक करना है बार बार? नहीं नहीं, मैं लगाने की इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इन पे नजर रखेंगे तो आपको मोमेंटम मिलता रहेगा। और इस समय के हिसाब से अगर पार्ट्स में जाना है तो मुंजाल ऑटो 103 रुपए पे थोड़ा बेटर लग रहा है, 120 रुपए तक चल सकता है, स्टॉप लॉस 95 का लेके चल सकता है। ठीक है। इसके अलावा से एक गौरव तिवारी जी हैं निफ्टी बैंक के ऊपर आपसे, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे कॉल ले रखी है 55,900 की, 650 पर बाइंग की है, अब क्या करना चाहिए यहाँ पे? तो सर हम लोग पिछले कुछ दिनों से देख रहे थे कि यहाँ पे जो बाजार को बढ़ाने का काम कर रहा था वो निफ्टी बैंक ही कर रहा था। Q2 के अपडेट्स भी जो हैं बैंकों के बेहतर आए, लेकिन फिर उसके बाद सर वही स्थिति आज जो है, एक अच्छी स्ट्रीक के बाद यहाँ पर दबाव देखने को मिला। आपकी क्या सलाह रहेगी? यहाँ पे कॉल में इन्होंने 55,900 का कॉल ले रखा है। कितने पे फिर से एक बार रिपीट करिएगा? सर 55,900 कॉल 650 पर। 55,900 का कॉल 650 पे ले रखा है, तो 55,900 का कॉल तो इस समय 826 रुपए चल रहा है, बुक कर लीजिए प्रॉफिट, क्या दिक्कत है? हाँ। तो मेरे हिसाब से प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। वापस से इसमें गिरावट थोड़ी बढ़ सकती है, और इसका जहां तक उम्मीद है मुझे 300 रुपए तक की गिरावट और आ सकती है। तो ये आपका कॉल का जो प्राइस है वो घटते हुए वापस से आपके भाव प्राइस की तरफ बढ़ जाएगा, तो बेटर है एक बार को बुक कर लीजिए। ठीक है, बेटर है इसको एक बार बुक कर लिया जाए। सर एक मैं आपसे व्यू जानना चाह रहा था सेनोरोस फार्मास्यूटिकल्स को लेकर। सर स्मॉल कैप कंपनी है, फार्मा के ऊपर है, और फार्मा तो हम लोग रडार पे लगातार देख रहे हैं। भारत, अमेरिका, कनाडा सब जगह पर इनका जो है बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग करती है दवाओं को लेकर यहाँ पर, और क्रिटिकल केयर, एंटीबायोटिक्स, कार्डियो, न्यूरोलॉजी, तमाम तरह की चीज़ है। मार्केट कैप भी करीब 3,270 करोड़ के आसपास का है सर। इसके फाइनेंशियल्स भी देख रहा था सर मैं, जो 3 साल के अगर आप देखें तो 204% बढ़ते हुए देखिए। अगर आप यहाँ पर देखें सेल्स के, अगर आप बढ़ोतरी की बात करें पिछले 3 साल के, तो 204% का जंप है यहाँ पर। हालांकि 6 महीने में एक दबाव ज़रूर दिखा है, लेकिन सर आगे भी कंपनी जो है नए प्रोडक्ट्स, 5 नए जो प्रोडक्ट्स हैं वो लॉन्च करती हुई दिखेगी, CDMO और CMO के। अगर आप देखें तो आप इस स्टॉक को कैसे देख रहे हैं यहाँ पर सर? आपको लग रहा है कि ये एक अच्छा रनअप हो सकता है आगे के लिए? देखिए, बिल्कुल आपने सही बताया। और इस समय अगर फार्मा सेक्टर की खास तौर से जो कंपनियां इन्वॉल्व हैं उनमें दो एक चीज का बस डर होता है। पता है क्या होता है आपको? हर चीज ट्रम्प बोल रहा होता है 100% टैरिफ लगा दिया, जिसका टैरिफ से लेना देना भी नहीं है, वो स्टॉक भी उस दिन 3% गिर रहा होता है। तो मेरा पॉइंट ये है कि अफवाहों पे ना जाएं और हवाओं पे रहें। अगर ट्रम्प टैरिफ की बात कर रहा है तो ये भी देखें कि उस कंपनी का एक्सपोजर भी है नहीं है। मैंने एक दिन देखा, जो लैब टेस्टिंग की कंपनी इंडिया में ट्रेड हो रही है वो भी 5% गिर गई थी उस टेंशन में। तो और दूसरे 2 दिन में देखें तो वापस से रिकवरी भी हो गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं से
इस जो फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स हैं इन पे भरोसा रखिए। और इस समय इंडिया की जो फार्मा कंपनीज हैं वो एक नए आयाम पे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि वैल्यूएशन वाइज काफी हद तक आपको अच्छे वैल्यूएशंस पर अभी भी मिल रही है। ऐसा भी है कुछ एक आध कंपनी को छोड़ दें तो मुझे ऐसा लगता है ज्यादातर कंपनीज, और जिस हिसाब से यहाँ पर डिमांड निकल कर आई है, चाहे आप लुपिन को देख लीजिए, अरविंदो ने थोड़ा कम परफॉर्म किया, डिवीज लैब को देख लीजिए, सन फार्मा को देखिए, या फिर आप टोरेंट फार्मा को देखिए, ज्योति लैब को देखिए, आरती ड्रग्स को देखिए, अपोलो हॉस्पिटल तक ने एक अच्छी छलांग लगाई। तो मुझे लगता है फार्मा सेक्टर पे थोड़ा समय दीजिए और इसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड करके रखिए। कोई पैनिक नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, और स्टॉक्स पे कंटिन्यूटी अभी रखनी चाहिए। ठीक है सर, बल्कि सर आप जो उस दिन बात कर रहे थे उसी दिन की, तो मैं तो मतलब क्योंकि जेनरिक को लेके बल्कि कोई फैसला नहीं लिया गया था, उसके बावजूद जेनरिक जो थे यहाँ पे, जो यहाँ से जिन भी कंपनियों का रिलेशन था वो स्टॉक भी यहाँ पर गिरते दिखे थे। ओवर रिएक्शन साफ तौर पे मार्केट में दिखा था। बिल्कुल। इसके अलावा सर एक व्यूअर है हमारे साहिबा अंजुम जी, एवीजी लॉजिस्टिक पर पूछ रहे हैं कि क्या बाय कर सकते हैं इस भाव पर, मौजूदा भाव पर। एडीजी सर लॉजिस्टिक, एवीजी लॉजिस्टिक्स सर अभी जो है 253 का भाव चल रहा है यहाँ पर, और आज तो मतलब 15% की रैली दिखा रहा है ये स्टॉक। देखिए चार्ट तो कुछ ज्यादा ही सुपर रॉकेट की तरीके से जा चुका है, तो मुझे लगता है थोड़ा सा अब परचेज करने के लिए बचना चाहिए। बाकी परचेजिंग तो बनती है, लेकिन थोड़ा सा वेट कर लीजिए, अभी थोड़ा यहाँ पे परचेजिंग मिल ठीक है सर। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारे दर्शकों के सवाल आ रहे हैं। एक डेक्सी इंडिया में यहाँ पे रुद्रावर जी का एक सवाल है, कह रहे हैं कि डेक्सी इंडिया में क्या किया जाए। यहाँ पे 275 के भाव पे इन्होंने खरीदारी करी है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें, डेक्सी वेयर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, एक बार टीम को भी कहते हैं एक बार प्ले कर लें यहाँ पे स्टॉक को लेकर। अब यहाँ पे तो डेक्सी इंडिया के नाम से तो कोई स्टॉक नहीं आ रहा है यहाँ पे, लेकिन एक बार मैं और ट्राई कर लेता हूँ यहाँ पे। नहीं, डेक्सी इंडिया के डीसीएक्स सिस्टम्स आ रहा है सर, आपको नज़र आ रहा है सर? नहीं, डीसीएक्स सिस्टम ही होगा आई थिंक, देख लीजिए। डीसीएक्स इंडिया हो सकता है, डैक्सी तो नहीं है। डीसीएक्स इंडिया कोई, डैक्सी इंडिया बहुत से लोग हाँ, बोल वही रहे हैं। व्यूअर्स कई बार जो होता है सर क्लैरिटी से नहीं भेजते, तो डीसीएक्स सिस्टम पे ही चर्चा की जाए, ताकि मुझे लग नहीं रहा क्या क्लैरिटी है यहाँ पे। लेकिन ये ज़रूर है कि जो स्टॉक का भाव है यहाँ पे डीसीएक्स के 246 के आसपास ही है, और ये भी जो है कह रहे हैं कि मैंने 275 के भाव पे खरीदारी करी, तो लगभग सर मुझे लग रहा है इसी की बात कर रहे हूँ। जी बिल्कुल, लेकिन मेरे हिसाब से इस पे 235 के स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करके रखिए। अगर 235 का टूटता है तो इमीडिएटली हर्ष को परेशान कर। सर मुझे परेशान कीजिए, फिर मैं आपको फ़ोन करूंगा सर, पूछूंगा और अपने व्यूअर्स के साथ हम लोग साझा करेंगे तमाम चीज़ें। इसके अलावा यहाँ पे एसजीवीएन के ऊपर सपना जी कह रहे हैं सर से हमने डिस्कशन कर लिया, तो आप प्लीज़ एक बार थोड़ा सा रिवाइंड करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सफ़ायर टीवी के नाम से, तो सफ़ायर का नाम सुनते ही सर मुझे बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन यहाँ पर जो है कह रहे हैं, पहले तो सर को आपका वेलकम कर रहे हैं, फिर ओएनजीसी के ऊपर और इडा के ऊपर आपसे जानना चाह रहे हैं कि कौन से लेवल्स है सर आपको लगता है जहाँ पर आगे वाले भविष्य के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पर, और क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पर आगे की तेज़ी देखने को मिल सकती है, ओएनजीसी सर और इडा। देखिए ओएनजीसी इस समय चल रहा है 243 पे, और मैं आपको बताऊं तो ये काफी हद तक एक कंसोलिडेशन मोड पे रहता है और धीरे धीरे करके ऊपर बढ़ता है। और मैं, मुझे याद आता है कि जब मैंने इसकी रिकमेंडेशन स्टार्ट करी थी लगभग तो 232 और अराउंड 225 रुपए था, लेकिन जैसे ही 240 के ऊपर जाता है मैं इसकी रिकमेंडेशन बंद कर देता हूँ, एकदम क्लियर व्यू रखता हूँ। क्यों? क्योंकि अब वापस से करेक्शन के फॉर्म में आ रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पर अभी गिरेगा, वेट कर लीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल से एक बार थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिख सकती है, लेकिन हाँ 230-32 का लेवल लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छा है। 42 चल रहा है तो भी अच्छा है। 280 के आंकड़े आएंगे लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। जहां तक बात इरेडा की है, देखिए इरेडा एक टाइम पे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो रहा था, बहुत ज्यादा अग्रेशन दिखा रहा था, बहुत ज्यादा जो है वो ट्रेडिंग की तरफ था, लेकिन धीरे से आपने देखा होगा जब रिटेलर आए और रिटेलर फंसे तो उसके बाद से इसका ट्रेंड खत्म हो गया। तो ये अब ट्रेंडलेस मोड में है, बहुत ज्यादा कुछ इसका अपवर्ड डाउनवर्ड नहीं है। 140 और 155 ये रेंज है, इस रेंज के बीच में तो बने रहिए। ऊपर आता है तो एक बार को हल्का कर दीजिए, नीचे आता है तो थोड़ा खरीद लीजिए। तो रेंज बाउंड एक्टिविटी है, रेंज बाउंड ही ट्रेड है।
ठीक है, रेंज बाउंड एक्टिविटी, रेंज बाउंड खरीदारी। गोविंद सोनी जी का सवाल लेते हैं। नमस्ते बोनस टीम। नमस्ते सर, आपको भी। कह रहे हैं मैं गोविंद सोनी बोल रहा हूँ जोधपुर से। 900 शेयर्स हैं इनके पास मॉर्फिन के, 63 की खरीदारी है। तो सर मॉर्फिन लेबोरेटरीज जो है 48 के भाव पर ट्रेड कर रहा है अभी यहाँ पर। आपकी क्या सलाह रहेगी, क्योंकि इन्होंने जो खरीदारी करी है वो 63 के भाव में खरीदी है। अब नुकसान तो ये झेल रहे हैं साफ तौर पे, तो कंसर्न टेंशन तो बनी हुई है इनकी। नहीं, मॉर्फिन लैब इस समय मॉर्फिन लैब की बात कर रहे हैं, राइट? ये मॉर्फिन लेबोरेटरीज, अब इन्होंने क्लैरिटी नहीं दी, लेकिन मॉर्फिन जो है इन्होंने 63 के भाव पे खरीदा और मॉर्फिन लेबोरेटरीज है वो 48 के भाव पर है। हाँ, मैं शायद मेरे ख्याल से उसी की बात कर रहे हैं। 48 से कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर एवरेज कर लीजिए वापस से। जब मोमेंटम आएगा तो 57 के आसपास तक के मोमेंटम आ जाएंगे, तो आपको एवरेज प्राइस से निकल जाएंगे, तो बाय कर लीजिए करंटली। ठीक है सर। अब हम लोग सर एक सवाल मैं आपसे गोल्ड से जुड़ा हुआ पूछना चाहता हूँ, क्योंकि सर हम लोग देख रहे हैं गोल्ड में ज़बरदस्त, गोल्ड और सिल्वर में ज़बरदस्त रैली देखने को मिल रही है यहाँ पे, और उससे जुड़े स्टॉक्स जो हैं वो भी साफ तौर पे एक अच्छी रैली दिखा रहे हैं यहाँ पर। आपके हिसाब से आपको लग रहा है, क्योंकि एनबीएफसीज जो है उसको भी लेकर काफ़ी फोकस किया रहा है कि गोल्ड की मार्केट बढ़ेगी तो एनबीएफसीज जो गोल्ड से जुड़े लोन देती हैं उनको भी फ़ायदा होगा यहाँ पे, और भी जैसे टाइटन तमाम स्टॉक्स हैं। आपको इस रैली में जो यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर की देखने को मिल रही है, कोई स्टॉक पसंद आ रहा है लॉन्ग टर्म के लिहाज से? देखिए, सबसे पहले तो बात करते हैं गोल्ड की, क्योंकि आपके इस पे मैंने एक बार गोल्ड की चर्चा जब उस समय बीच में चल रहा था, थोड़ा नीचे चल रहा था, तो लोगों को गाइड करने के लिए बताया था कि अगर आपकी बेटी की शादी है और आप त्योहारों की तैयारी कर रहे हैं, तो ये उम्मीद मत रखिए कि गोल्ड यहाँ पर सस्ता होगा। और यही बात सेम अभी भी मैं कह रहा हूँ, क्योंकि गोल्ड 1.25 लाख का आंकड़ा तो बहुत आसानी से पार हो जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो मोमेंटम आग लगी पड़ी हुई है, जियो पॉलिटिकल टेंशन जो कम नहीं हो रहा है, इन सब में 1,35,000 का आंकड़ा आसानी से छू सकता है। जहां तक सिल्वर की बात करें तो वो भी 1,75 तक चली जाएगी, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आपकी पहुंच से बाहर हो चुका होगा, आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी अब बाय करने की। रही बात स्टॉक स्पेसिफिक जाए, तो देखिए टाइटन है, कल्याण ज्वेलर है, ये सारे जो हैं वो थोड़े से इन लेवल्स पर हैं कि थोड़ा मैं यहाँ पर पीछे हटना चाहूंगा इनकी स्टॉक्स में। मुझे अब यहाँ से बहुत अपवर्ड मोमेंटम नहीं दिखाई देता। कल्याण ने तो फिलहाल महाकल्याण कर दिया लोगों का नुकसान कर करके, तो थोड़ा सा दूरी ज्वेलरी स्टॉक से बनाकर रखिए, लेकिन गोल्ड सिल्वर में जरूर पॉजिटिव रहिए। और जो मैंने आंकड़े बताए हैं उन आंकड़ों तक कभी गोल्ड सिल्वर में कोई करेक्शन मिलता है, डिप मिलता है, तो आपकी जो फिजिकल बाइंग की तैयारी कर रहे थे वो कर सकते हैं। हालांकि बहुत से बेवकूफी भरे सजेशंस भी लोग देते रहते हैं, इग्नोर करिए, लेकिन अपनी जरूरत को समझ के खरीदारी कर सकते हैं।